नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, सभी लोग आइए क्लास में जुड़ जाइए और इसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। और साथ ही साथ हमेशा इस बात को याद करके रखिएगा कि ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे वो छात्र या आपके इष्ट मित्र या दोस्त हो सकते हैं जो शायद आर्थिक स्थितिवश या आर्थिक व्यवस्थावश शायद किसी संस्थान में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इष्ट मित्रों को, ऐसे अभ्यर्थियों को, उन तक आप सभी इस क्लास को पहुंचाया करिए। उन तक आप सभी कक्षा को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम आपका आज का, सबसे पहले आप आए हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको इस क्लास को, इस सेशन को लाइक करना है और इसके बाद प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, लाइक और कमेंट सबसे पहले। आपका अपना संस्थान, आपका अपना परिवार, सक्सेस पॉइंट इंडिया। प्यारे अभ्यर्थियों, और प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में प्यारे अभ्यर्थियों 25 PYQ जो कि विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 5 यानी 26 से लेकर के 30 तक करंट अफेयर, ठीक है, ये समसामयिकी आपको मिलेगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों, लाइक सबसे पहले कर दीजिए सेशन को और देखिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और देखिए आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है कि हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है। यानी ये जो वायुमंडल है, ये जो हवा है, इसमें कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रधान तरीके से विद्यमान है प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए हवा क्या है, तो हवा देखिए गैसों का एक मिश्रण है। इस मिश्रण में प्यारे अभ्यर्थियों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। अगर इनके प्रतिशतता की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो नाइट्रोजन आपकी 78.08%, ठीक है, यानी 78.08% इस वायुमंडल में नाइट्रोजन है। 20.95% ऑक्सीजन मिलेगी। 0.93% आपको आर्गन का जो है तो प्रतिरूप देखने को मिलेगा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का 0.033% जो है तो योगदान है। अतः प्यारे अभ्यर्थियों, हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस हवा में आपकी प्रधान रूप से विद्यमान है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाइए प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है प्यारे अभ्यर्थियों, हमेशा याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त मिलेंगे, 10,462 ऋचाएं मिलेंगी। अब पूछा गया है कि किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो ऋग्वेद एक प्राचीनतम वेद जिसमें 1028 सूक्त और 10,462 आपकी जो है तो ऋचाएं मिलेंगी प्यारे अभ्यर्थियों। ऋग्वेद का अध्ययन करता होत्र कहलाता है। इसमें प्यारे अभ्यर्थियों सर्वाधिक तरीके से ऋग्वेद में इंद्र देवता का वर्णन मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन मिलता है, तो इंद्र देव का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। किसमें? आपके ऋग्वेद में प्यारे अभ्यर्थियों। इंद्र के लिए अलग से इसमें 20 ऋचाओं की बाद में रचना की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। अगर पूछे कि वेद कितने हैं तो वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर आएगा आपका सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका सबसे अंत में जोड़ा गया प्यारे अभ्यर्थियों। अगर पूछे कि मंत्र और श्लोकों से और इंद्र देवता से संबंधित तो आपका ऋग्वेद है। संगीत से संबंधित सामवेद है। युद्ध और बलिदान से संबंधित आपका यजुर्वेद है। कर्मकांड और टोने टोट के जादू से संबंधित आपका अथर्ववेद मिलेगा प्यारे अभ्यर्थियों। क्लियर हो गया यहाँ पर। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। नेशनल पुलिस एकेडमी पूछा गया प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा नेशनल पुलिस एकेडमी भारत की, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जहाँ पे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का एक प्रशिक्षण केंद्र माना गया है, जो कि उड़ीसा के हैदराबाद में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। हमेशा याद, हैदराबाद
हैदराबाद में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, उड़ीसा के हैदराबाद में नहीं, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है ये आपकी हैदराबाद में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। हमेशा याद होना चाहिए आपको कि ये जो नेशनल पुलिस एकेडमी है ये ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है, यानी एफिलेटेड किससे है, तो ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी आए, 2 3 4 नाम मैं बता रहा हूं, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, न्याय मीमांसा है, इन ग्रंथों में अपराध और अपराधी के जिक्र का वर्णन किया गया है, यानी अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में और न्याय मीमांसा में, ठीक है, इनमें अपराध और अपराधी से संबंधित जिक्र मिलता है प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? अभी प्रीवियस ईयर अभी क्वेश्चन में अगर देखें प्यारे अभ्यर्थियों, तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हुई थी 17 और 18 फरवरी को, इनमें जो है तो हेल्पलाइन से संबंधित 1-2 प्रश्न देखे गए हैं। जैसे कि ये पूछा गया है कि हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, 1090 आपकी वीमेन पावर लाइन है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। 1090 वीमेन पावर हेल्पलाइन। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो 112 आपकी पुलिस से संबंधित है। फायर आपके 100 फायर जो फायर ब्रिगेड है इसका हेल्पलाइन नंबर है 101 यानी 101। एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर मिलेगा 102 और 108। नागरिक कॉल सेंटर का मिलेगा 155300 155300। प्यारे अभ्यर्थियों चाइल्ड हेल्पलाइन बात करें, चाइल्ड हेल्पलाइन तो 1098 1098। सीएम हेल्पलाइन 1076 यानी कि 1076 आपके सीएम हेल्पलाइन से संबंधित ये प्रमुख हेल्पलाइन नंबर है प्यारे अभ्यर्थियों। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आरक्षी भर्ती में अगर बैठ रहे हो तो हेल्पलाइन आपको उत्तर प्रदेश के समस्त तरीके से पता होना चाहिए प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आ जाएं। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा से जो महिलाओं की सुरक्षा है उस हेतु अधिनियम कब लागू किया गया प्यारे अभ्यर्थियों? तो देखिए महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा जो घरेलू हिंसा अधिनियम है प्यारे अभ्यर्थियों, ये अधिनियम 2005 में लाया गया था। 2005 में लाया गया था इस अधिनियम को, परंतु इसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2005 में आया था ये, परंतु 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू जब भी पूछा जाए तो भारत के गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जिसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो कि हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। महत्वपूर्ण दिवस स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये आता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस प्यारे अभ्यर्थियों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, गुजरात में इसमें क्या किया गया? सरदार सरोवर बांध के किनारे इसका अनावरण किया गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो गोकुल पुरस्कार हमेशा याद रखिएगा, गोकुल पुरस्कार आपका संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता के बढ़ावा देने के लिए। ऐसे गौपालक जो दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ाते हैं, सहकारिता के बढ़ाने के प्रयास करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, प्रत्येक जिले में दिया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। जिसके अनुमानित धनराशि की बात करें तो 22,000 रुपये
1000 रुपए दिए जाते हैं गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत। प्यारे अभ्यर्थियों, सवाल है कि गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता बढ़ावा देने से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, 22,000 की धनराशि दी जाती है गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर आ जाइए और अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता प्यारे अभ्यर्थियों 10 जनवरी 1966 को हुआ था। हमेशा याद रखिएगा, 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला उसमें से एक शांति समझौता जिसे कहा जाता है, इस ताशकंद समझौते को शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों, लाल बहादुर शास्त्री उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, इन ताशकंद में जाकर के समझौता किया था। जाकर के ताशकंद जो कि वर्तमान में प्यारे अभ्यर्थियों उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आने लगा है। प्यारे अभ्यर्थियों, वहां पर किसी कवि ने एक ठीक रचना की थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद समझौते में गए थे तो जब वापस लौट रहे थे तो उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। प्यारे अभ्यर्थियों, उनका निधन हो गया था। किसी कवि ने इस पर एक रचना की थी प्यारे अभ्यर्थियों कि शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया और मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। प्यारे अभ्यर्थियों, तो ताशकंद समझौता कब की हुआ? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के शांति को लेकर के किया जाने वाला एक समझौता था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 मेगाबाइट आपकी जो है कितने बाइट के बराबर होती है? तो इसमें 1024 केबी आते हैं, इसमें 1024 केबी आते हैं, यानी किलो बाइट आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, तो ऐसे समझने का प्रयास करिए। एक जो बाइट होती है ये 8 बिट के बराबर होती है। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों, जब भी जी के जीएस में इस क्लास को आप पढ़ने बैठेंगे, एक कॉपी और पेन लेकर के, एक पेपर और पेन लेकर के अवश्य बैठेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है उसे तत्काल प्रभाव से नोट करिएगा। ये प्रश्न यदि आप नोट कर लेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, इसका बेनिफिट आपको परीक्षा केंद्र में देखने को अवश्य मिलेगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों हमेशा ध्यान दीजिएगा, 8 बिट के बराबर होती है 1 बाइट। ठीक है, ऐसे ही 1 किलो बाइट बराबर होती है 1024 बाइट के। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट, अब मेगा आएगा, तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट। ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा 1024 मेगाबाइट, ये बनाते हैं 1 गीगाबाइट। ठीक है, अब कुल मिलाकर के ऐसे ही 1024 गीगाबाइट मिलकर के बनाएंगे 1 टीबी, यानी कि 1 टेराबाइट बनाते हैं। तो 1 मेगाबाइट कितने बराबर होती है? तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 केबी, यानी किलोबाइट के बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाइए प्यारे अभ्यर्थियों। किस मुगल शासक ने महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया था? किस मुगल शासक ने महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था प्यारे अभ्यर्थियों? तो देखिए, जहांगीर। ठीक है, अकबर का पुत्र जहांगीर प्यारे अभ्यर्थियों, अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसने अमर सिंह से एक क्या किया, एक समझौता किया। ठीक है, एक संधि की प्यारे अभ्यर्थियों। अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी प्यारे अभ्यर्थियों। अगर राजपूताना इस वंशज का अगर थोड़ा सा अगर पास्ट उठा करके देखें तो प्यारे अभ्यर्थियों, राणा सांगा जो कि सीधे बाबर से लड़े थे। ठीक है, जो कि सीधे बाबर से लड़े, महाराणा प्रताप जो कि सीधे अकबर से लड़े और कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। प्यारे अभ्यर्थियों, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने यहाँ पर जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो किस मुगल शासक ने? तो हमेशा याद रखिएगा, जहांगीर ने। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय काल में दिया गया? तो प्यारे अभ्यर्थियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी प्यारे अभ्यर्थियों। महज 4 वर्ष चलने वाली इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस योजना की एक विशेषता है कि यह पंचवर्षीय योजना 5 साल न चल करके केवल 4 वर्ष के लिए चली थी प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो उस 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमेशा याद रखिएगा
5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न है कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सों को क्या कहा जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे तो पश्चिमी हिस्सा जो उनका था वो क्या कहलाता था प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के दो भाग देखे गए। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिले उन नगरों के दो भाग देखे गए प्यारे अभ्यर्थियों। जो पश्चिमी हिस्सा हुआ करता था वो छोटा होता था परंतु ऊंचा होता था प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे नगर दुर्ग की संज्ञा दी गई, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। हमेशा याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता था, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था प्यारे अभ्यर्थियों। और जो हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी हिस्सा हुआ करता था नगरों का जो पूर्वी हिस्सा होता था प्यारे अभ्यर्थियों, ये हिस्सा बड़ा होता था लेकिन निचला हुआ करता था, जिसे सामान्य नगर या सामान्य बस्ती कहा जाता था प्यारे अभ्यर्थियों, जहाँ पे सामान्य लोग जीवन यापन किया करते थे। अगले प्रश्न पर आएंगे, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों एवं नीतियों को लागू करना है। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों एवं नीतियों को लागू करना है। तो प्यारे अभ्यर्थियों राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि सरकार और सरकार के कितने अंग, सरकार के 3 अंग, एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। विधायिका वो जो कानून बनाती है, कार्यपालिका वो जो उन कानूनों को लागू करती है, उन नीतियों को प्रभावी करती है। प्यारे अभ्यर्थियों हमेशा याद रखिएगा कि सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनी एवं नीतियों को लागू करना है, तो हमेशा याद रखिएगा कार्यपालिका का। इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों एवं नीतियों को लागू करती है, प्रभावी करती है। तो वही प्यारे अभ्यर्थियों न्यायपालिका उन ऐसे नीतियों और कानूनों को निरस्त कर देती है जो कि भारतीय संविधान के विपरीत हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की मान्यता के, उनके मानक के खिलाफ हैं। दूसरी बात प्यारे अभ्यर्थियों, जो कानून का पालन नहीं करता न्यायपालिका उनको सजा देती है, दंडित करती है। तो सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून लागू करेगी और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को क्या करेगी, दंडित करेगी। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो देखिए किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में आलू है, टमाटर, प्याज आदि की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ किया गया था। प्यारे अभ्यर्थियों हमेशा याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन क्या है। तो देखिए आलू, प्याज, टमाटर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके रेट, इनकी जो है तो जो उचित मूल्य हैं, इनके मूल्यों की तेजी और गिरावट को बैलेंस करने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पर आइए और ये प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न। अब ये प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए वयोवृद्ध क्या होता है, तो देखिए 60 साल से ऊपर उम्र के व्यक्ति वयोवृद्ध की श्रेणी में आते हैं। 60 साल से ऊपर की उम्र है वो वयोवृद्ध कहलाएगा प्यारे अभ्यर्थियों। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जब प्रतिशत निकाला गया, 60+ लोगों की जो जनगणना हुई, इनकी जनसंख्या निकल कर के आई प्यारे अभ्यर्थियों 8.6%। 8.6% का मतलब 10.03 करोड़, 10.3 करोड़ जो है तो जनसंख्या निकल कर के आई भारत में वयोवृद्ध लोगों की, यानी 60+ लोगों की, जिसमें से प्यारे अभ्यर्थियों 5 करोड़ मेल थे, यानी कि पुरुषों की संख्या 5 करोड़ थी और महिलाओं की संख्या 5.3 करोड़ थी, यानी 10.3 करोड़ जनसंख्या वयोवृद्ध यानी 60% लोगों की भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि प्रतिशतता में अगर देखा जाए तो 8.6% बनता है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आइए, भारत में प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई। तो देखिए भारत में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा गठित हुई प्यारे अभ्यर्थियों, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे
जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर नाम है, जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। कमेंट करिएगा वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ये आप सभी को कमेंट करना है इसका सही आंसर। फटाफट इसका कमेंट करिए। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है वह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, कि पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है ये किससे संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो पोटला भवन है प्यारे अभ्यर्थियों, तो बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो एक महंगे धार्मिक मतलब कि गुरु जिन्हें माना गया प्यारे अभ्यर्थियों, ये दलाई लामा का निवास स्थान कहलाता है आपका पोटला पैलेस प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि 160 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है, जो कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। कल की क्लास में हमने ल्हासा दर्रा के बारे में पढ़ा था, उस ल्हासा में स्थित है पोटला पैलेस, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी और धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। पोटला पैलेस एक 7 मंजिला भवन। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि रंग भेद के कारण किस वर्ष महात्मा गांधी को अफ्रीका में ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था। रंग भेद के कारण किस वर्ष महात्मा गांधी को अफ्रीका में ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर उतारा गया था। वह प्यारे अभ्यर्थियों दक्षिण अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे थे। रंग भेद पॉलिसी के चलते हुए महात्मा गांधी भी इस नीति का, इस पॉलिसी का शिकार हुए और उन्हें अफ्रीका के सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्टेशन पर उतार दिया गया। कब उतार दिया गया? 1893 ईस्वी में उन्हें चलती ट्रेन से उतार दिया गया। अगले प्रश्न पर आएंगे प्यारे अभ्यर्थियों कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो जानकारी होगी कि भक्ति आंदोलन आपके मध्यकाल से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, मध्यकाल से संबंधित है। इसके अगर समय सीमा की बात करें तो 800 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के मध्य, 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य प्यारे अभ्यर्थियों भक्ति काल देखा गया। मध्यकाल में प्यारे अभ्यर्थियों इसका अगर आरंभ देखें, अगर इसका आरंभ देखें हम भक्ति आंदोलन का, तो दक्षिण भारत में इसका प्रारंभ हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों, जहां पर नैनार और अलवार संतों ने इसको प्रारंभ किया था भक्ति आंदोलन को। प्रायः पूछा गया प्रश्नों में प्यारे अभ्यर्थियों कि नैनार और अलवार संत किससे संबंधित हैं। तो जो अलवार संत हैं प्यारे अभ्यर्थियों ये वैष्णव धर्म के अनुयायी कहलाते हैं, और जो नैनार संत हैं प्यारे अभ्यर्थियों ये शैव भक्त कहलाते हैं, यानी शैव धर्म से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। और उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय गुरु रामानंद को दिया गया है। गुरु रामानंद को दिया गया है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है आपका ग्रीनलैंड कहलाता है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक माना गया है ग्रीनलैंड को। ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है प्यारे अभ्यर्थियों। अगर ग्रीनलैंड के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा अगर द्वीप है तो वो न्यू गिनी माना गया है। तीसरे नंबर पर बड़ा द्वीप प्यारे अभ्यर्थियों बोर्नियो को माना गया है। चौथा बड़ा द्वीप प्यारे अभ्यर्थियों मेडागास्कर को माना गया है। पांचवा बड़ा द्वीप बेफिन द्वीप को माना गया है। छठवां बड़ा द्वीप प्यारे अभ्यर्थियों सुमात्रा को माना गया है प्यारे अभ्यर्थियों। हर एक पॉइंट पर नजर होगी, हर एक पॉइंट को जो है तो आपके सामने जीके क्लास के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, कुछ भी पूछे, हमें सारे पॉइंट पता होना चाहिए प्यारे अभ्यर्थियों। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नोट कर रहे हो तो इसको नोट जरूर करिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कहलाता है। दूसरे नंबर का बड़ा द्वीप न्यू गिनी कहलाता है। तीसरे नंबर का बोर्नियो कहलाता है। चौथे नंबर का मेडागास्कर कहलाता है। पांचवें नंबर का बेफिन द्वीप और छठवें नंबर का सुमात्रा कहलाता है प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न पर है प्यारे अभ्यर्थियों कि धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है वह क्या कहलाता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों वायुमंडल की निचली परतों से एकत्रित जो धूल कण है, जो धुआं है और संघनित जो जल
जलपिंड हैं ये आपस में मिलकर के कोहरे का निर्माण करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? तो ये जो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है प्यारे अभ्यर्थियों, कोहरा कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। जिसकी अगर दृश्यता की बात करें यानी विजिबिलिटी की बात करें तो 1 किलोमीटर से भी कम जिसकी विजिबिलिटी होती है वो धुंध यानी कि कोहरा कहलाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया? आपके क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 प्रश्न आपके विज्ञान से भी संबंधित हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि विज्ञान से पूछे गए होंगे, साइंस से पूछे गए होंगे प्यारे अभ्यर्थियों। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन आर्किमिडीज के सिद्धांत को ही कहा गया है प्यारे अभ्यर्थियों। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है, उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी महसूस की जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। यह कमी उस हटे हुए द्रव के बराबर मानी गई है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। इसे जल स्थानांतरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो वाणिज्यिक उपज है वो गन्ना है प्यारे अभ्यर्थियों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना कहलाती है प्यारे अभ्यर्थियों। प्रदेश का जितना भी कृषि योग्य जो क्षेत्र है उस पूरे कृषि योग्य क्षेत्र में से 13% क्षेत्र में प्यारे अभ्यर्थियों गन्ने की उपज होती है प्यारे अभ्यर्थियों। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? गन्ना है। कुल उत्तर प्रदेश की भूमि योग्य खेती में से 13% भाग पर गन्ने की खेती देखी गई है। वहीं प्यारे अभ्यर्थियों अगर प्रश्न पूछे कि तिलहन से संबंधित तिलहन में प्रमुख राज्य कौन सा है? तो तिलहन में प्रमुख राज्य आपका राजस्थान है। जूट से संबंधित जूट में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। कपास में अग्रणी कौन है? तो महाराष्ट्र है। गन्ने में अग्रणी कौन है? तो उत्तर प्रदेश है प्यारे अभ्यर्थियों। इन सभी उपजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक चावल प्रजाति क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक जो प्रजाति है प्यारे अभ्यर्थियों ये चावल की प्रजाति है। हालांकि मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है, साथ ही साथ में इस पॉइंट को, इस फैक्ट को मैंने नोट किया है कि ये चावल की एक प्रजाति है प्यारे अभ्यर्थियों। ये एक विशेष किस्म की एक चावल है। बात करें तो काला नमक चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा अगर इसका अन्य नाम पूछे कि इसे अन्य किस नाम से जानते हैं तो बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न जो किस्में हैं चावल की उसमें से एक है प्यारे अभ्यर्थियों बुद्ध चावल कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, चावल की अनेक किस्मों में से एक आपका काला चावल भी है। बात करें तो इस काला नमक चावल की प्यारे अभ्यर्थियों कुशीनगर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और आपकी जो है तो बहराइच है, श्रावस्ती है, यहाँ पर मुख्य तरीके से इस काला नमक चावल की कृषि पाई गई है, खेती की जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो कुछ समय पहले आपके सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल प्रजाति को GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्यारे अभ्यर्थियों हमेशा याद रखिएगा 26, 27, 28, 29 और 30 ये 5 प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों मिलेंगे आपको करंट अफेयर के, समसामयिकी से संबंधित मिलेंगे। हाल ही में खबरों में रही कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की विशेष पहल है? कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की विशेष पहल है? तो प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश राज्य की विशेष पहल है आपकी कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई एक योजना है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें से आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में निर्देश देते हुए कहा कि जो लाभार्थियों को जो अनुदान दिया जाता था, लाभार्थियों को दिया गया अनुदान जो 15,000 रुपए की धनराशि थी 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के सामने आने वाली हर एक समस्याओं को लेकर के इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस कन्या सुमंगला योजना के अगर उद्देश्य की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो किसी कन्या के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा यात्रा तक उसके कल्याण को बढ़ावा देना इस कन्या सुमंगला योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अगले प्रश्न पर आइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा
आपदा प्रबंधन को, डिजास्टर मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, IITR यानी IIT रुड़की के साथ एक OMU एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्यारे अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए हाल ही में IIT रुड़की के साथ एक सहयोग किया है, और वो सहयोग ऐसा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर के एक समझौता ज्ञापन, जिसे MOU ज्ञापन के नाम से जानते हैं, एक OMU ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 740 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर करिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना के तहत 740 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, यह योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक नया संस्करण है। प्यारे अभ्यर्थियों, जहां शिक्षा मंत्रालय का जो उद्देश्य था, तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इन उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को और अच्छा बनाने के लिए और बेहद अनुकूल बनाने के लिए राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 740 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से प्राप्त किए हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक विशेष योजना है। प्यारे अभ्यर्थियों, अगले प्रश्न पर आते हैं कि हाल ही में समाचारों में रही बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैगलेस स्कूल पहल एक योजना शुरू की गई। प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें हर हफ्ते में एक ऐसा दिन होगा बच्चों के लिए जो कि स्कूल बैग लेस होगा। उस दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना को जो उद्देश्य है, ये बच्चों पर शारीरिक बोझ को कम करने के लिए चलाई गई है। प्यारे अभ्यर्थियों, ये योजना जिससे आरामदायक और समग्र शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिले, बच्चों को एक दिन जो है तो तनाव से मुक्ति मिले, एक दिन उन्हें बैग से जो है तो छुटकारा मिले, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैगलेस स्कूल पहल मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। आज के इस जीके जीएस PYQ बेस्ड प्रोग्राम का अंतिम प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि हाल ही में खबरों में रहा नेविगेट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में खबरों में रहा नेविगेट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो पदभार है वो किसे दिया गया है, इस बात को कमेंट में करिएगा प्यारे अभ्यर्थियों कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा मुझे प्यारे अभ्यर्थियों। मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो हाल ही में खबरों में रहा जो नेविगेट पोर्टल है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इस नेविगेट पोर्टल के उद्देश्य की, तो देखिए देश में जितनी भी मीडिया है, सभी मीडिया से संबंधित संस्थाओं का एक डाटाबेस प्रदान करना है। यह मीडिया संगठनों, पत्रकारों सहित सभी मीडिया से संबंधित जितनी जानकारी है, इस जानकारी के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। एक वन स्टॉप के रूप में क्या करेगा? काम करेगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये था आज का आपका जीके जीएस क्विज का कार्यक्रम। जीके जीएस के ये जो सीरीज है प्यारे अभ्यर्थियों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 आरक्षी भर्ती के लिए बेस्ड है प्यारे अभ्यर्थियों। इस क्लास के इस कक्षा के सभी प्रश्नों का समावेशन विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर किया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। मैं रामजी तिवारी आप के लिए प्यारे अभ्यर्थियों लेकर के आपसे मिलेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करूं मैं थोड़ा सा, तो कक्षाओं में हमारे चैनल के चैनल के माध्यम से जितनी कक्षाएं प्रसारित होती हैं, इनके प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो दोपहर 2 बजे आपको मिलेगी हिंदी जो कि बेसिक भी मिलेगी आपको, प्लस आपको जो है तो प्रैक्टिस बैच के माध्यम से मिलेगी। अगली कक्षा होगी आपकी इस YouTube चैनल के माध्यम से जीके जीएस की, जो कि मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा दोपहर 3 बजे से
तीसरी कक्षा होगी प्यारे अभ्यर्थियों हमारी मैथमेटिक्स की, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों आपकी 6 बजे से रन की जाएगी, ठीक है, जो कि वो भी PYQ बेस्ड होगी। और 7 बजे या 8 बजे आपकी जो है तो प्रसारित होगी रीजनिंग की कक्षा प्यारे अभ्यर्थियों। रीजनिंग की कक्षा का प्रसारण किया जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों रात्रि 8 बजे ऋषभ सर द्वारा। मैथमेटिक्स की क्लास आपकी विवेक सर द्वारा, और ये जो GK GS की क्लास देख रहे हो आप, मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों मैं रामजी तिवारी अब आपसे अनुमति चाहता हूं प्यारे अभ्यर्थियों। मिलते हैं इस क्लास में प्यारे अभ्यर्थियों, बेहतरीन तरीके से करेंगे और बेहतरीन तरीके से प्यारे अभ्यर्थियों वर्दी लेने का फुल प्रयास करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों। और यही नहीं, आप लेकर के भी रहेंगे वर्दी। मिलते हैं आपसे कल इसी समय इसी क्लास में विभिन्न प्रकार के सभी प्रश्नों को साथ में लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।